पीछे नजर न चलो राहे रफ्तगा, हर नक्श पा बुलंद है दीवार की तरह। और दिए को चांद कभी चांद को दिया लिखना, दिए को चांद कभी चांद को दिया लिखना, हमें कभी नहीं आया अला बला लिखना। यही तो काम हुआ है यहाँ हमारे सुपुर्द। बूढ़े पेड़ के ज़ेरे ज़मीन बढ़ते रहे ताकि पत्तों पर नमूने ज़िंदगी बाकी रहे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, शहर अजीज़ मालेगांव दयारे अदीब में उर्दू के इस शहर मालेगांव में आज आदमी शोहरत याफ्ता साफ़ी सीनियर साफ़ी जनाब शमीम तारिक साहब यहाँ आए हुए हैं। ये बात हमारे लिए बाइसे सआदत है। मानो समाचार की जानिब से, मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से, शहर के तमाम साथियों की जानिब से हम यहाँ उनका इस्तकबाल करते हैं और शहर से मुतालिक आज उनसे कुछ बात कर रहे हैं। साफ़त के नए ज़राए को लेकर मालेगांव बहुत मुतारिक है। नए साथियों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहिए? ये बताओ रे साथी, हमें समाज में किस तरीके से काम करना है? सहाफ़त तहज़ीब ज़हन की सबील पैदा करता है, सिर्फ खबरें नहीं पहुँचाता है, खबरदार भी करता है। सहाफ़ी पूरे मुआशरे को एक पैगाम देने की कोशिश करता है। अगर उसके ज़ात के अंदर या उसके पैगाम के अंदर या उसके किरदार के अंदर या उसके मामलात के अंदर कोई ख़राबी रहेगी तो उसकी बातों का कोई असर नहीं पैदा होगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि अगर सहाफ़ी बनने की तमन्ना की है या उसकी कोशिश कर रहे हैं तो उसके आदाब का और उसके तकाज़ों का भी आप ख्याल रखिए। अगर उसके आदाब का और उसके तकाज़ों का आपने ख्याल नहीं रखा और साफ़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पेशे को, उसके मनसब को, उसके तक़द्दुस को आप रुस्वा करने की कोशिश करेंगे जो किसी तरीके से जायज़ नहीं कहा जा सकता। मालेगांव की सहाफ़त से बतौर साफ़ी आपका कैसा सहाफ़ी रिश्ता रहा? देखिए, मालेगांव की सहाफ़त से मेरा कोई, कि जब भी मैं यहाँ पे आया और किसी सहाफ़ी ने मुझे कोई दावत दी या मुलाकात किया, अच्छा लगा मुझे कि भाई तो एक मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रहा। और जिस पैमाने पर इन लोगों ने काम किया, इसकी तारीख़ मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब से शुरू हुई। क्या बात हुआ? और मेरा एजाज़ है, कम उम्र था मैं, यहाँ से 30 साल पहले की बात है। मौलाना मोहम्मद अली दिल्ली साहब ने जब अपना रसाला अल-अदल निकाला था तो उसका इजरा मेरे हाथ से करवाया था। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, मैं उसको याद करता हूँ। और बहुत से वाक़यात हैं इसमें। तो ऐसे अफराद इस धरती से वाबस्ता रहे, शहर से वाबस्ता रहे हैं जो दूसरों की ज़हनी आबियारी किया करते थे। उनकी हैसियत एक तहरीक थी। आज मालेगांव के उफ़ाद, आज मालेगांव के फरा, मालिक पूर्व जवार में दूर दूर तक गोवा तक आपको मिलेंगे। भाई आपने कहाँ से हिफ्ज़ किया तो मैंने महादी मिल्लत से किया, और आपने फलां कहाँ से आलिमियत किया तो फलां मदरसे से किया, आपने सहाफ़त कहाँ सीखा तो मैंने फलां जगह से सीखा। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, लेकिन एजाज़ जितना बड़ा हो जिम्मेदारियाँ भी उतनी ही बड़ी हो। क्या बात? उन जिम्मेदारियों से अगर हमने भाग लिया तो सब कुछ गंवा दिया ये। और इसमें मरबूतियत होती है। देखिए, कोई झूठी खुशामद करके आपको गुमराह करने की कोशिश करता है और कोई बिला वजह ब्लैकमेल करके, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये नहीं कर सके आप तो ट्रैक पे आ जाएंगे। हमारा काम जो है वो हम करते रहेंगे। आप हमें धमकी दो, हमें चाकू दिखाओ, हमारे पिस्तौल दिखाओ, हमारे खिलाफ छोटे केसेस बनाओ, हम किसी से डरते नहीं। हमारा जो मनसब है, हमारा ज़मीर मुतमईन है, उस ज़मीर के मुताबिक हम लफ्ज़ का इंतखाब करेंगे और हमारे ज़मीर की रोशनी उस हर्फ और उस लफ्ज़ की रोशनी में तब्दील हो जाएगी कि हमारा। आज टीवी मीडिया कहीं ना कहीं से अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ज़हर अफसानी कर रहा है। ऐसे में उर्दू मीडिया को या नई उर्दू सहाफ़त को कौन सी रविश इख्तियार करना चाहिए जिससे इसका दिफा हो सके? नहीं, देखिए, मीडिया जब से मेरा ख्याल है कि आपकी मुराद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, टीवी मीडिया साहब, वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मजमूई तौर पर या कुल्ली तौर पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ एक रुझान था कि साहब ये जो है गोइंका का पर्चा जो है, इंडियन एक्सप्रेस जो है, ये फुर्क़ापरस्त है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया थोड़ा लिबरल है, ये नेशनलिस्ट है, वगैरह वगैरह। गुजरात के फसाद में सबसे अच्छा रोल इंडियन एक्सप्रेस ने अदा किया। हम फैसला नहीं कर सकते इस सिलसिले में। और हमारे अपने क्या ज़राए थे, किसी ने केस भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कर दिया,
मैं ये कह रहा हूँ ना कि किसी ने ये ऐलान कर दिया कि साहब हमारा कोई आदमी जो है टीवी पे नहीं जाएगा। ये इन चीज़ों से हम इख्तलाफ करते हैं, इसलिए इख्तलाफ करते हैं कि उन लोगों ने हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर लिया, या पैसा देते हो या कुछ करते हैं, भाई इनको इतनी बड़ी दाढ़ी है, इनको इतनी ऊंची टोपी है, इनको मौलाना समझ लिया जाएगा। वो मौलाना होते नहीं है, लेकिन मौलाना समझ लिया, उनको बुला लिया और उनसे कह कर रखते हैं कि भाई हम ये पूछेंगे तो आप ये कहिएगा। पूरे मिल्लत की जगह हसाई होती है। आप ऐसे लोगों का ताक़ुब कीजिए कि भाई तुम क्यों गए वहाँ पे जब तुमको बोलना नहीं आता है। तो इसी तरह से उनका कोई काउंटर करने वाला ग्रुप हमारे यहाँ होना चाहिए। भाई आपने ये बात कैसे कही थी, आप काउंटर कर अर्नब भाग रहा है ना, कोर्ट से हाजिरी नहीं दे रहा है, इसलिए उसका ताक़ुब किया गया। आपके अंदर ये रिकॉर्डिंग है। ये मीडिया का इस्तेमाल हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मुसलमानों ने किसी की तशहीर के लिए किया है। एक बुनियादी सबक है कि हक़ाइक़ है, इल्म है। तो इल्म के हवाले से शख्सियतों को पहचानना चाहिए, शख्सियतों के हवाले से इल्म को नहीं पहचानना चाहिए। इन चीज़ों ने हमें तबाह किया है। हम लोग तो हर जगह भी बड़े इदारे से वापस से छोड़ दिया, हमने उसूल की बुनियाद पर छोड़ दिया। लेकिन हमारे ये नहीं देखेंगे साहब हमारे साथ क्या जुल्म हुआ, हमारी क्या शिकायतें हैं। तो नहीं, हमने नहीं निकाला। अरे भाई हम पागल थे, हम कुत्ता काटा था, मैं क्यों चले आए हम? अगर आपने हमारे साथ जाती ना की होती तो हम क्यों छोड़ के चले जाते? तो ये इस पर आप देखिए, मसाइल पे तवज्जो दीजिए कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा जो दुश्मन है वो कल दोस्त बन सकता है, और जो आज दोस्त है उसमें हमारे खिलाफ मुखबिरी भी कर सकता है, और ऐसा हो रहा है। आपके माशरे में कितने पुलिस के कितने मुखबिर हैं, गवर्नमेंट के कितने मुखबिर हैं, सियासी पार्टियों के कितने मुखबिर हैं। उलमाए किराम में देख लीजिए साहब, आप लाइब्रेरी में बुला लीजिए, किसी इल्मी इज्तिमा में उन्हें बुला लीजिए, तो वो 4 आदमी भी नहीं आएंगे, और वो 4 आदमी जो पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में भी मिलेंगे, और मिनिस्टर के चैम्बर में भी मिलेंगे, और पुलिस के दफ्तर में भी मिलेंगे। हर चीज़ दिखती है, बोलने की जरूरत चाहिए उसमें। क्या बात। तो हम लोग इसलिए इस पेशे में जिंदा रह गए, क्योंकि सहाफ़त से मेरा बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं है। जब बिलिट्स बंद हुआ उसके बाद थोड़े दिन मैं उर्दू टाइम्स का एडिटर, अब एक कॉलम लिखता हूँ डे टू डे, इससे हमारा वाक़िफ़ नहीं, लेकिन एक मिशन है जिसको मैं इज्जत की निगाह से देखता हूँ, उससे उनका पहरेदार हूँ। इसमें जो इंसानी पर अभी बोलने के लिए अजीब तरक्की उर्दू ने मेरा ही इंतखाब किया था। हाँ जी, तो वो काम मैं करता हूँ, उसको करने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन जब आप फैसला कर लेंगे ये इनको हमको लाइमलाइट में लाना है, और इनको हमको ब्लैकआउट करना है, या इनकी गलत बातों की भी हमको तायीद करनी है, और इनकी अच्छी से अच्छी बातों को भी हमको कंडम करना है, तो आप कोई अच्छा नतीजा नहीं दे सकते जी। गुमराही फैलाएंगे, और ये गुमराही हमारे यहाँ फैल गई। हमारा इलेक्ट्रिक उर्दू के हवाले से बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। पुराने ज़माने में नवाब और राजे और रऊसा और फला जो है लठबार लेके बैठते थे, वो चले जा रहे हैं तो उनके पीछे 4 लाठी लेके जा रहे हैं। किसी ने बुलाया, लगाया 10 रोटी, वो बैठ गया वहाँ पे। आज हमारे यहाँ जो बड़ा सरमायादार है, जो पॉलिटिशियन है, और जो दादा किस्म का आदमी है, या जिसके पास कुछ रसूख ज़्यादा है, वो 4 उर्दू के साथी को, 4 शायर को, 4 इनको और 4 उनको लेकर घूमता है, और उसकी आवाज़ के मुताबिक, उसके मंशा के मुताबिक ये बात करते हैं। तो इज्जत कहाँ जा रही है? इज्जत तो हम खुद गंवा रहे हैं। जी साहब। आपने सहाफत के कई अदवार देखे, कई मद्दोजहर, कई उतार चढ़ाव। मुस्तकबिल में आप सहाफत को कैसा पाते हैं, या सहाफत का, उर्दू सहाफत का आने वाले वक्तों में कैसा दौर रहेगा मुस्तकबिल? देखिए, उर्दू सहाफत का दायरा फैला है जी, जिसको सहाफत का बहुत अच्छा दौर करते हैं। उसमें वो प्लेटले किस तरह शाये होते थे, अखबार कैसे शाये होते थे, कितना पैसा उनको मिलता था, इसको जब देखिएगा तो एक करामत थी कि वो जिंदा रहेगी हमारी साहब जी। आज जो है बहुत बेहतरीन तनख्वाह मिल रही है कई अखबार में, जो बड़े पेपर्स हमारे यहाँ हैं। इनकलाब कोई 16-17 जगह से निकल रहा है। कोई सोच सकता था पहले उर्दू का पेपर नहीं, इधर आपने कॉलम लिखा, उधर पूरे मुल्क में फैल गया, कर दिया। दूसरे अखबार आदमी हैं, उनका भी चैनल है। लेकिन बस वही बात है कि मिशन जो था वो कहीं कमज़ोर पड़ गया जी। वो मिशन जब नहीं हो गया तो एक इंडस्ट्री की तरह, एक प्रोफेशन की तरह आप उसको अपना रहे हैं। क्या बात। आपके लिए ज़्यादा चांसेस तो है नहीं, 10-20 इनकलाब तो है नहीं कि यहाँ से निकले वहाँ चले गए। और ये अपने खून दिल को जलाने का नाम है।
तब आप सहाफत में कामयाब हो सकते, नहीं कह सकते। हर दिन आपको एक नए मौजू पर लिखना है, उतनी आपकी स्टडी होनी चाहिए, आपको अपने बात को कहने का सलीका आना चाहिए। एक आदमी एक सब्जेक्ट में माहिर होता है, लेकिन आपको एक बहुत अच्छे आदमी से भी इंटरव्यू करना है, आपको जो है मदारिस में क्या हो रहा है इस पर भी लिखना है, रेड लाइट एरिया में क्या हो रहा है उस पर भी आपको लिखना है, तो आपको सारी चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए ना। तो ये इतना जामयत हमारे इसमें नहीं रहेगी। हम लोग यहाँ से जाते हैं, कभी न्यूज़ भी आती है, कहते हैं यार हमने क्या कहा था और यहाँ क्या छप रहा है। जी हम खुदा लिख रहे हैं, वो जुदा लिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमको एहसास होता है, जो लैंड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है, ये सलाहियत की कमी की वजह से। भाई हमें आज का दिन मशहूर होना है, आज के दिन इनसे पैसे इतने रुपये ले लेना, आज हमको इतनी शोहरत चाहिए, आज हमारा इतना दबदबा हो कि हमारे सलाम के बगैर कोई यहाँ से न गुजर जाए। जब ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो आदमी सवाल पजीर हो जाता है, उसका प्रोफेशन भी और उसकी शख्सियत भी और उसकी नेकनामी भी थकने लगता है, कोई खड़ा नहीं करता। आप किसी को एक मरतबा बदनाम कर सकते हैं या ब्लैकमेल कर सकते हैं, 4 मरतबा नहीं कर सकते, वो खड़ा ही नहीं करेगा। साहब ऐसा है कि उर्दू सहाफ़त में आपने कई तरीके की ज़बानों को देखा कि पहले बस फसाहत बलागत चलती थी, जैसे रिवायत, हिकायत, जदीदियत, माबाद जदीदियत के बाद जिस तरह उर्दू अदब को अब एक नए नज़रिए की ज़रूरत है, तो क्या सहाफ़त की ज़बान सलीस हुई है या सहाफ़त की ज़बान सहाफ़त गैर उर्दू ज़बान लेकर चल रहा है आज के दौर में, ऐसा कहीं महसूस कर रहे हैं? देखिए पहले क्या था, हमारी उर्दू सहाफ़त के इर्तिक़ा पे नज़र डालिए जी, तो आपको ये मिलेगा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर वो शख्सियतें सहाफ़त में रही जिनकी शख्सियत में सहाफ़त और अदब जी दोनों जमा थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, मौलाना हसरत मोहानी है, लेटेस्ट मिसाल हमारे यहाँ डॉक्टर ज़ोया अंसारी की, ज़ोया अंसारी साहब, ये सब अदब के लोग थे। अदब ही से मेरा भी ताल्लुक था, तो रोजी रोटी के लिए मैं इसमें शामिल हो गया था। तो अदब जिसकी शनाख्त हो वो जो ज़ुबान लिखेगा, हाँ, और अदब जिसकी शनाख्त ना हो वो जो ज़ुबान लिखेगा, तो उसमें तो फ़र्क होगा। जी जी, तो अदब से जो हमारा रिश्ता था वो ख़त्म होता चला है। जो नए मौज़ूआत पर हम लिख रहे हैं उनमें से तो बेशतर को मालूम ही नहीं होता कि हम लिख क्या रहे हैं और क्या टॉपिक है, उसके तकाज़े क्या हैं, तो फिर ज़बान भी वैसे ही हो सकती है। ऐसी खामियाँ होती हैं कि कुछ पूछिए मत। और आप अखबारात की खामियों की बात कर रहे हैं, एक महाराष्ट्र में जो दरसी किताबें पढ़ाई जाती है उर्दू में, उस पर एक वेबिनार हुआ, ऑनलाइन वेबिनार आया ना लाइव? जी देखा था। तो वो लोग मेरे पास आए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कभी भी टीचर नहीं रहा हूँ, हाँ, तो किताबें भी नहीं पढ़ता हूँ, हाँ, और उर्दू मीडियम का भी मैं नहीं रहा हूँ जी, तो इसलिए मैं इसमें नहीं आऊँगा। हाँ। इत्तेफाक से उसी दिन एक इंटरनेशनल बॉडी के महाराष्ट्र शाख का इफ्तिताह था, उस सदारत में कर रहा था। हाँ। तो किसी ने मुझे जोड़ दिया था। हाँ। तो मैं उससे सदारती तकरीर करने के बाद फ़ौरन उनका प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो मैं उससे ज्वाइन हुआ, सुनता रहा। तो उसमें बातें बड़ी अच्छी कही गई। उसके बाद का जो मेरा कॉलम था पिछले हफ्ते, उसमें मैंने तारीफ कर दिया सिर्फ, उन्होंने कहा कि साहब बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, उसमें बातें अच्छी कही। अब उसकी बुनियाद के ऊपर मुझे गालियाँ देने का काम शुरू कर दिया कि यह साहब ये खुद शरीक होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी तहरीरें उसमें शामिल हो जाए। तो मैंने पूछा लोगों ने पूछो, वही बोलो तो ये जवाब दे रहे हैं। हमने कहा भाई इसके जवाब में हम क्या कहें? इसके जवाब में हम यही कह सकते हैं कि हमें कहानी याद आ रही है बस, कि एक बस्ती में एक बदकिरदार औरत चली गई रहने के लिए, तो बस्ती वालों ने उसको समझाया कि भैया तुम नेक हो जाओ या बस्ती छोड़ के चले जाओ, हमारे नौजवानों को खराब मत करो। तो वो औरत, उस औरत ने उन लोगों से कहा, जो लोग उसके पास आए थे, उसमें बस्ती की मस्जिद के इमाम साहब थे, सबको मुखातब करके कि हमारा धंधा चौपट मत करो, मैं तो लोगों से बोल दूंगी कि तुमसे भी हमारे मरासिम में राज कर दिया। तो आप क्यों लोग डर के, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, चुप होने वाले नहीं है। जो गलत है आप उसको सही कीजिए। कहने लगे साहब नहीं, हमारे यहाँ कोई गलती नहीं है, फिर ये कहते हैं कि नहीं जो कुछ गलतियाँ दुरुस्त कर दी गई हैं और कुछ दुरुस्त की जाने वाली है। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? दोनों बातें कैसे हो सकती है? कहते साहब हमने वर्कशॉप किया, 100 आदमी को बुलाया, किसी ने गलती नहीं पकड़ी। आपने ऐसे लोगों को बुलाया होगा कि जो बावजूद कोशिश के नहीं पकड़ सकते होंगे, और सब अगर अच्छे लोगों को बुलाया होता तो आज आपको ये कहने की जरूरत न पड़ती कि साहब कुछ गलतियाँ थी तो हमने दुरुस्त करनी और कुछ है जो हमें दुरुस्त करना बाकी। इसका मतलब वो मुकम्मल लोगों को आपने बुलाया। ये मामलात हैं हमारे पर, खुलकर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं कि साहब हम बदनाम हो जाएगा, वो हमारा दुश्मन हो जाएगा, वो हमारा दुश्मन हो जाएगा।
सब मराठी मीडिया और अंग्रेजी मीडिया कहीं ना कहीं से ये माना जाता है कि ये रिसर्च जर्नलिज्म पर काम करते हैं, और उर्दू सहाफत में रिसर्च जर्नलिज्म का जरा कम चल चलाव है। रिसर्च का मेरा ख्याल है कि आपको मामला ही खत्म होता जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं लिख दीजिए ना, तो वो सवाल होता है कि भाई ये कैसे हो गया और क्या किया, और इससे ये असर हो जाएगा, इसका ये होता है। अलमिया है सर, ये अलमिया है। कोई बोलने के लिए इसके ऊपर तैयार नहीं। आप बोलिए, डट कर बोलिए, लड़ाई कीजिए, हमारी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप जिस दिन ये सोचेंगे यार ये बोल देंगे तो ज़ियाउर रहमान हमारी दावत नहीं करेंगे, बस वहीं से सवाल आपका शुरू हो जाता है। हम हक के साथ हैं, और जब तक हक के साथ ज़ियाउर रहमान है, हम ज़ियाउर रहमान के साथ भी रहेंगे। जिस दिन हक का साथ उन्होंने छोड़ा, हम इनका साथ छोड़ देंगे। और अगर इतनी गट्स हमारे अंदर नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, तो हमको इस पेशे से वाबस्ता नहीं होना चाहिए। सब हम लोग हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करने वाले हैं कि जिस तरीके से प्रिंट मीडिया को सरकारी सतह पर मुस्तनद माना जाता है, उन्हें इश्तिहारात दिए जाते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावतनामे इश्यू होते हैं, तो उसी तरीके से आने वाली इलेक्ट्रॉनिक सहाफत को भी, नई सहाफत को भी सरकार कबूल करे। जिस तरह प्रिंट मीडिया को, जिस तरह प्रिंट मीडिया के लिए उसूल ज़वाबित है, उन्हीं उसूल व ज़वाबित का पाबंद बनाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी सरकार मुस्तनद माने। इस बात को लेकर आप क्या महसूस करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी तो कुछ है, गवर्नमेंट के इश्तिहारात वगैरह तो आते हैं, खुद गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर आता है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को माना नहीं जाता। हम लोग सियासत पॉलिटिकल पार्टीज का भी साथ पूरी तफसील तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ना कुछ है उनके ज़ाब्ते के। जब प्रिंट मीडिया के लिए कुछ ज़वाबित है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी ज़वाबित होंगे। उसे ह्यूमन राइट्स में और बुनियादी हुकूक में लेकर इसे मुबर्रा किया जाता है। इसे पुलिस भी नहीं, साइबर क्राइम में आता है। और जिस तरीके से RNI नंबर मिलता है प्रिंट मीडिया को, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी भी माध्यम को इसी तरीके का रजिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन, आइडेंटिटी मतलब नहीं दी जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने वाले दौर में भी असरअंदाज होगी, तो क्या सरकार को इसको आपको लेना चाहिए? नहीं, देखिए इसमें आपको मैं वो गलत हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो पेशेनगोई कर दी गई कि भाई अब प्रिंट मीडिया खत्म हो गया, आने वाला दिन यही होगा दूसरा। लेकिन प्रिंट मीडिया तो अभी तक बाकी है। जी साहब, कोई खत्म तो नहीं कर सका उसके बाद उर्दू के अखबार की सर्कुलेशन इतना बढ़ गया कि ताज्जुब होता है। PDF फाइल के जरिए से मुख्तलिफ तरीकों से जाता है, तो उनके कुछ ज़वाबित हैं और हमको फीडिंग वहीं से मिलती है। जब तक आप प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ नहीं रखोगे, किताबों से ताल्लुक़ नहीं रखोगे, उर्दू के उन लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखोगे, तब तक आपकी ज़ुबान दुरुस्त नहीं होगी, आपकी नीयत दुरुस्त नहीं होगी, आपका पैराया बयान दुरुस्त नहीं होगा। और जिन लोगों ने इससे ताल्लुक़ नहीं रखा है, वो जिस किस्म की ज़ुबान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके बोल रहे हैं, आप जरा सोचिए। आप क्या बात है, खिलाफत और मुखालिफत में फ़र्क ही नहीं करते, वो तो बोलते रहते हैं। जी सर, तो उससे हमको सीखना पड़ेगा। इसका अपना दायरा है, उसका अपना दायरा है। जो डिटेल्स में किसी मजमून को हमको देखना होगा तो हम प्रिंट मीडिया की तरफ जाएंगे। हाँ, ऐसे लोग जब फौरी तौर पर हमें कोई चीज़ को समझना होगा, या फौरी रद्द अमल को देखना होगा, या फौरी किसी वाक़े को हमको देखना होगा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ पढ़ने की प्रयास। इसी तरह नजर क्या हुआ, कौन सी पार्टी को कितना आया, इस वाक़े में क्या हुआ, कोई गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ। ये फ़र्क है दोनों में, इस फ़र्क को नहीं समझा जा रहा। यहाँ जो रुझान है कि कौन किस पोस्ट पर है, ये तो काफ़ी शरीफ किस्म के लोग हैं। आपके हमको बुला लिया, मैं तो किसी ग्रुप में हूँ नहीं, मैं किसी पोस्ट पर भी नहीं हूँ। हम लोग सीनियर हैं, हम लोग भी पोस्ट की वजह से लोग बुलाए जाते हैं। जी साहब, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी से ये भी साबित होता है कि आज थोड़े बहुत जो लोग भी मुझे जानते हैं, ये भी करते हैं, तो वो अपनी कलंदरी और दरवेशी और फ़कीरी की वजह से जानते हैं। जी साहब, बेशक। यही एक दफ़ा यही मालेगांव के लोगों ने मुझे बुलाया था, तो 8-10 दिन रख दिया। वो राती का कोई प्रोग्राम था, बच्चों की तरबियत का प्रोग्राम था, उसमें मैं पहली दफ़ा नहीं था, बहुत दफ़ा आ चुका था, लेकिन इतना तवील अरसा यहीं पे था। तो बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह का पढ़ाया जाता था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझसे कहा यह गया था कि आपको होटल में ठहराएंगे, यहाँ आगे इनके घर ठहरा दिया गया। तो ये ज़ियाउर रहमान साहब से मेरी पहली मुलाकात थी, छोटे से थे, कई साल पहले की बात है। तो जिस चीज़ की अपील ने किया वो इनकी दौलत ने नहीं, या इनके घर ने नहीं, इनके अखलाक ने। यार इतने दौलतमंद लोग हैं और इतने अखलाक से मिलते हैं,
देखो चाय लेके खड़े हैं, जो दोपहर के खाना लेके बहुत मुश्किल घराना है, बहुत किस चीज़ ने मुश्किल मुतासिर किया? वरना ये पैसा और दौलत और दौलतमंद का झांसा ये दूसरे लोग दे उन लोगों हम लोग बहुत बड़ी बड़ी दौलत छोड़ कर आए हैं। सही बात है, सही बात है। ये कलंदरी और ये दरवेशी और ये फकीरी हम लोगों ने खुद इख्तियार की है। और ये कि अपनी बात सच करते हैं, जी साहब। वो उस पर कायम है, उसका असर भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। साहब जॉन ने कहा था कि इन किताबों में बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रमज है, उस रमज का मारा हुआ जहन मुद्दे इसमें तो अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज किताबें भी उर्दू रेख्ता के जरिए डाउनलोड करके पढ़ी जाती हैं, अखबारात भी सोशल मीडिया पर PDF फाइल के जरिए पढ़े जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं ना कहीं से प्रिंट मीडिया पर असरअंदाज हो रहा है। तो खुदा न खास्ता, क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रिंट मीडिया की यह किताबी हकीकत या तबाद की हकीकत कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतासिर होगी? देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि जो बहुत बहुत अच्छा हमारा दौर था जी, उर्दू प्रिंट का, जी, चाहे किताबों का पब्लिकेशन का मतलब हो चाहे अखबारात का, हाँ। तो हमारी कितनी किताबें छपती थी? ये एडिशन 500 1000 और भी कम छपी है जी। वो भी पढ़ी रहती थी, दायर हो जाती थी। अब हमारे पढ़ने वालों को दायरा बहुत बड़ा है, वाह, तो वो उनको तलब होती है कि भाई हम रेफ्तार से हम डाउनलोड कर लें या कहीं हमको चीज़ मिल जाए तो उसका, या फला किताब है तो उसका पॉकेट एडिशन हम देख लें, कंपेटिटिव ये सब तलब तो हुई है। और उर्दू वालों की दो चीज़ों से है कि एक तो उनकी क़ुव्वत ख़रीद पे असर पड़ा है, क़ुव्वत ख़रीद पर असर पड़ा है, और दूसरी चीज़ ये कि उनके यहाँ कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं कि भाई हम हर चीज़ पर खर्च करेंगे और तारीफ पर खर्च नहीं करेंगे। ये एक मेंटेलिटी हमारे यहाँ है, इसको हमको मानना चाहिए। जी साहब। तो अपनी जो कमजोरियाँ हैं उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए हम इसकी तरफ करें। जैसे अभी आज का जलसा हुआ, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा आज जलसा हुआ है। ऐसे जलसे आमतौर से होते नहीं है, किस्म के होते एक जहन बनता है, एक तहरीक शुरू होती है, आदमी के अंदर एक तहरीब आती है, हर नस्ल के लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उसका एक असर पड़ता है और वहीं से आदमी सीखता है। आप चाहे प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हो जाए चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हो जाए, लेकिन आपको तहजीब तो वहीं आएगी, किस लफ्ज़ को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। मैंने आज भरे मस्जिद में बताया मैंने कि 7-8 साल की उम्र में मैंने किसी औरत के बारे में बोल दिया कि ये क्या अम्मा आप इतनी ख़राब औरत की पार्टी, तो मेरी अम्मा ने लगाया था गुस्सा मुझे, बोलते ये मेरे साथ की खेली हुई है, इसके लिए गलत बोला जाता है कोई क्या। ये कहाँ से हमको तहजीब कहाँ से मिलेगी? जी साहब। जहाँ से जो सोर्स ऑफ कल्चर है वो हम उससे हम महरूम होते जा रहे हैं। फैमिलीज टूट रही है, बड़ों के सामने बैठना हो रहा है, और असातिज़ा का अदब करना या उनसे लफ्ज़ों को सीखना ये हम छोड़ते चले जा रहे हैं। तो कहाँ से आएंगे? किसी की दिन की उल जलूल बातें करें। और अखबारात के दफ्तर की बात करें जो यूनिवर्सिटी में चाली, तो उर्दू पढ़ाने वाले लोग हैं उसमें तो मैक्सिमम ऐसे हैं कि इस काबिल ही नहीं है कि वो पढ़ाते हैं। डिग्री लेवल यूनिवर्सिटी की लेवल की बात कर रहा हूँ, नीचे के लेवल पर देख लीजिए। अभी हमने बोल दिया कि 2012 में टेस्ट लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 7,30,000 असातिज़ा जो बाकायदा उस्ताद हैं, तनख्वाह मुझे मिल रही है, उनको पेंशन मिलेगी, उनमें से 91% से ज़्यादा इस टेस्ट को पास ही नहीं करते। ये बच्चों को पढ़ा तो रहे लेकिन इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ा दें, तो कहाँ से नस्लें निकलेंगी? तो सबकी जिम्मेदारियाँ, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं कि हम कुछ ताउन करें असातिज़ा को और तलबा को संवारने में। असातिज़ा का ये सत्य है कि वो सीखने की कोशिश करें, और अगर हमने कोई बात कह दी है तो हमें अपना दुश्मन न समझें। क्या बात? हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमने कोई बात कह दी है तो ये ना समझे भाई चूंकि हमने कही है यही सही है। मुमकिन है कि हमने जज्बात में आके कोई गलत बात कह दिया, ये भी तो हो सकता है। तो ये कई इसकी जहतें हैं, हर जहत से जब इसको संभालने की कोशिश होगी तब काम बनेगा, ये तो नहीं होगा। साहब एक आखिरी सवाल, मालेगांव की आवाम के लिए आप अपना शुभ पैगाम। भाई हमारा पैगाम जो है तभी पैगाम बनता है जब वो शुभ हो, क्या बात, जब उसमें कोई अच्छी बात हो। अगर हम कोई ऐसी बात उनसे कहते हैं या तवक्को रखते हैं या उनको तहरीक देते हैं तो पैगाम नहीं होगा। पैगाम जो है ज़बान से भी दिया जाता है, पैगाम जो है अमल से भी दिया जाता है।
पैगाम मिशन से भी दिया जाता है। जिंदाबाद। हर सतह पर नेकी और खैर और को फैलाने का जो काम है उसकी मुख्तलिफ तरह अदब और अदीब अपने तौर पर करेगा, जो पावरलूम का सांचा चलाता है वो अपने तौर पर करेगा, जो सहाफ़ी है चाहे वो प्रिंट का है या इलेक्ट्रॉनिक है वो अपने तौर पर करेगा, जो उलमा है वो अपने तौर पर जी करेगा। साहब। ये सारी चीज़ें जो है खैर व खूबी को फैलाने के काम पूरी खूबसूरती के साथ किया जाए, यही हमारी पैगाम भी है, यही हमारी कोशिश भी है। हम जो कर रहे हैं वही आपसे कह रहे हैं, हम कोई अलग से बात नहीं कह रहे। मालेगांव की नई साफत के लिए कोई नेक ख्वाहिशात आपकी जानिब से दुआओं से नवाज दीजिए। मालेगांव की नई साफत या मालेगांव की साफत के लिए आप दुआओं से नवाज दीजिए, कोई इज़हार तशक्कुर या कोई नेक ख्वाहिशात। नहीं देखिए, मालेगांव में तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रहा है जी। हमेशा। मैंने आपको मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी अलैहि रहमा से हमने आपका जिक्र किया कि वहाँ से शुरू होती है बात, और नकुश चीन मौलाना हनीफ बिन साहब ने चीन में जाने के बाद जो किताब लिखी है वो पढ़ने से ताल्लुक़ करती है। तो यहाँ पोटेंशियल तो है, लेकिन हमें ये देखना है कि मालेगांव का जो सहाफ़ी है वो दूसरे मकामात के अखबारात को पढ़ने पर क्यों मजबूर है। यहाँ से कोई ऐसा अखबार क्यों नहीं निकलता क्या कि बात। दूसरे लोग इसको पढ़ने के लिए तैयार वाह। होते हैं। ज़्यादा सरमायादार, ज़्यादा कारोबारी, ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट तो यहाँ मौजूद है। तो हमें अपनी तहजीब से जो वाबस्तगी होनी चाहिए थी उसमें कहीं कमी है। उस कमी को दूर करने की कोशिश करिए कि हम अपनी तहजीब से वाबस्ता हों, अपने और अपने प्रोफेशन से जिसको अपना कहते हैं उसमें हम अपनी तहजीब और अपने ईमान और अपने दयानतदारी को खुशउस्लूबी के साथ उसका मुजाहरा करें, जी साहब। बेहतर से बेहतर तरीके से। ये हमारी, और हम ये समझते हैं कि मालेगांव में अच्छे लोग हैं और बड़ी तादाद में हैं जो ये काम को कर सकते हैं। माजी में किया है तो मुस्तकबिल में भी, माजी की लकीर और मुस्तकबिल की लकीर मिली जुली है, और जिसमें कहीं कट नहीं होती जी है। साहब। तो अगर हमारे बुजुर्गों में अच्छे लोग रहे हैं तो आज के लोगों में भी अच्छे लोग रहेंगे, और बाद लोगों ने बड़ी अच्छी तहरीरें लिखी हुई है। तो उस चीज़ को आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, इसके लिए इस्तेमाल कीजिए, नए लोगों को जोड़िए, नए लोगों के सामने बात कीजिए, बड़े बड़े उसमें वो, तो इसका एक असर पड़ेगा। लाशऊरी तौर पर भी आदमी बहुत कुछ सीखता है। जी। शुक्रिया। सब तबीयत तो ऐसी हो रही है कि मतलब आपको छोड़ा गया, मगर भाई साहब का